हेलो बच्चों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अलग अलग जगह पर घर बैठे बैठे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आप सब लोगों की जो तैयारी है नीट या एम्स 2021 के लिए वो काफ़ी बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, तो आज YouTube पे जो मैं सेशन लेकर आया हूं बच्चों, उसका बेसिक उद्देश्य यह है कि हम बायोलॉजी को, बिल्कुल बायोलॉजी को नीट और एम्स के लिए कैसे पढ़ें, कैसे हम नीट और एम्स के लिए बायोलॉजी को और इंटरेस्टिंग बना सकें और अच्छा स्कोर एग्जाम्स में कर सकें, है ना बच्चों। तो देखो, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपको पहले से मालूम है। फैक्ट्स जैसे कि आपको मालूम है कि आपके नीट के पेपर में 50% पेपर बायोलॉजी का आता है। फैक्ट यह है कि 50% जो पेपर बायोलॉजी का है वो 11th और 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सिलेबस के बेसिस पर आता है। फैक्ट यह है कि एनसीईआरटी पर फोकस हमेशा से ज्यादा रहता है। 80 से 90% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। यह सब चीजें आपको मालूम है। लेकिन फिर भी हम बायोलॉजी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे मजे से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आज उसकी बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी पढ़ने पर सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि बायोलॉजी को डिवाइड करना है। हां, अब बॉटनी और जूलॉजी में नहीं डिवाइड करना, वो तो आपको पता ही है, बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है। अब तो हम बायोलॉजी की बात ही नहीं करते, हम तो लाइफ साइंसेस की बात करते हैं। हां, आज के दौर में हमारे लिए बायोलॉजी लाइफ साइंसेस है, क्योंकि उसमें बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड नहीं करते बच्चों। जब आप तैयारी करोगे, जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो बायोलॉजी को दो हिस्सों में डिवाइड करो। कौन से दो हिस्से? पहला हिस्सा बच्चों जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, बिल्कुल सही, पहला हिस्सा वो बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और दूसरा हिस्सा बायोलॉजी का वो जो मेमोरी बेस्ड है, जो आपको याद रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड का मतलब क्या है सर? बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड में जिसमें आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है, जिसमें आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आती है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी आती है, जेनेटिक्स आती है, एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप्रोच से सॉल्व होंगे। वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा, तब आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। और दूसरा हिस्सा जो बायोलॉजी का है जो मेमोरी बेस्ड है बच्चों, जो चीजें में आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फैक्ट्स है जो याद रखने हैं, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, ईयर हैं जो आपको याद रखने हैं, मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशन में प्लांट्स के, एनिमल्स के, बैक्टीरिया के, वायरसेस के, प्रोटोजोआ के, ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको मेमोराइज करने हैं और याद रखने हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों की बायोलॉजी के अगर आपने ये दो हिस्से बना लिए, एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एक मेमोरी बेस्ड है, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात करें बच्चों सबसे पहले, तो कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है या प्लांट फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब में कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स में सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग, है ना भाई। जब तक आप उस चैप्टर को समझोगे नहीं, तब तक उसमें मजा कैसे आएगा, तब तक उसमें अच्छा स्कोर कैसे करोगे। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स में सबसे पहला और सबसे प्राइमरी फोकस जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है बच्चों की आपको तसल्ली से, आराम से चीजें समझनी है। ठीक है, पढ़ने में और सीखने में यही तो फर्क है। पढ़ता तो आदमी जल्दी जल्दी है, लेकिन सीखता तसल्ली से है और आराम से है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आपको सबसे पहली चीजें समझनी है। और अंडरस्टैंडिंग में, समझने में दो ही चीजें काम करती हैं बच्चों। दो ही चीजें हैं, एक तो चीजों को आसान बनाएं और एक चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएं। तो अगर आप एक टॉपिक को समझना चाहते हैं तो टीचर पर ट्रस्ट रखिए। टीचर आपको वो टॉपिक कितना आसानी से समझा पा रहा है, उसमें कितना इंटरेस्ट पैदा कर पा रहा है। तो इंटरेस्ट और आसान, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप टॉपिक को समझिए। और समझने में जितना ज्यादा समय लग रहा है लगाइए, क्योंकि वो आपका बेस या फाउंडेशन तैयार करेगा। तो अगर आपको एक टॉपिक समझ आ गया है,
है ना, आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपको हार्ट की वर्किंग समझ आ गई है, ठीक है, आपको मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गया है, आपको नर्वस सिस्टम में नर्व इंपल्स का प्रोपगेशन समझ आ गया है, तो हाफ द जॉब इज डन। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब टॉपिक समझ आ गया है तो उसके बाद तो आपके क्लासरूम के नोट्स और एनसीईआरटी बुक है, तो आपके क्लासरूम के नोट्स और एनसीईआरटी के कॉम्बिनेशन से आपके नोट्स तैयार हो गए। और फाइनल चीज है, समझ लिया, नोट्स बना लिए, तो उसे पढ़िए, उसे रिवाइज करिए। और अगर आपने ये अप्रोच सॉल्व कर ली है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, उसके नोट्स आपने बना लिए और उसको पढ़कर रिवाइज कर लिया, तो फिर हर 10-15 दिनों में उसको वापस रिवाइज करते रहिए। इससे आपकी चीजें या आपके जो टॉपिक है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ब्रेन का हिप्पोकैम्पस, राइट। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं बच्चों। तो कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, उसको 3 स्टेप अप्रोच से सॉल्व कीजिए। अंडरस्टैंड द टॉपिक, और समझने में इंटरेस्टिंग होगा, इंटरेस्ट पैदा करो और आसान करो चीजों को। समझने के बाद एनसीईआरटी है और आपके क्लासरूम के जो नोट्स हैं उसको कंबाइन करके आपके नोट्स बनाओ और उसे पढ़ो और रिवाइज करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स को पढ़ने का। हां, एट द एंड ऑफ द डे जब आपको लगता है कि मेरा एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग है, सर्कुलेटरी सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है, स्केलेटल सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रांग है, फोटोसिंथेसिस मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, जेनेटिक्स में मुझे बहुत अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हैं, तो चैलेंज करिए अपने आप को। बिल्कुल एक खाली पेपर A4 साइज का, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं, हैव अ ब्लैंक पेपर, एक खाली पेपर रखो A4 साइज का, क्योंकि जब खाली पेपर रखोगे तो उसमें वही चीजें लिख पाओगे, वही चीजें उतार पाओगे, वही चीजें ड्रॉ कर पाओगे जो आपके ब्रेन के अंदर हैं। जो चैप्टर आपने, जो आपकी समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपको याद है, वही तो आप पेपर पर उतार पाओगे। और जितनी चीजें आप पेपर पे उतार पा रहे हो वो आपको याद है। तो ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट बेस की बात हुई। अब हम बात करें मेमोरी बेस्ड चीजों का क्या करें सर। एग्जाम्पल्स, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखनी है। देखो बच्चों, एक तो ऐसी चीज है, एक चीज और समझ लीजिए, बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें नहीं है कि जिसको याद ही है या रट्टा मारना है। एक कहावत है बच्चों अंग्रेजी में, देयर इज नो लर्निंग विदाउट क्रैम्पिंग, है ना। आज मैथ्स भी हो बच्चों, मैथमेटिक्स भी है, तो उसमें भी आपको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलेज याद रखने पड़ते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं या रट्टा मारना पड़ता है। हां, फ्रैक्शन बहुत कम है, उसका परसेंटेजेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स ही आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मोनेरा हो, प्रोटिस्टा हो, फंगाई हो, वायरसेस हो, उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और बच्चों एक चीज, आपने अगर शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, निमोनिक्स बना रखे हैं हर चीज के लिए, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पर्सनली आप मुझसे पूछा जाए तो पर्सनली बच्चों मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स एट द एंड ऑफ द डे आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं। क्योंकि आपने कितनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होंगी, आपने मोनेरा के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई होंगी, प्रोटिस्टा के लिए बनाई होंगी, प्लांट्स के लिए बनाई होंगी, प्लांट्स के भी एग्जांपल्स में ब्रायोफाइट्स के लिए बनाई होंगी, टेरिडोफाइट्स के लिए बनाई होंगी, एल्गी के लिए बनाई होंगी, एनिमल्स में भी नॉन कॉर्डेट्स के लिए बनाई होंगी, कॉर्डेट्स के लिए बनाई होंगी, हर एक फाइलम के लिए बनाई होंगी। इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का है, उसमें 1 घंटे की बायोलॉजी में आप सारी शॉर्ट ट्रिक्स को रिकलेक्ट करके एग्जाम्स में आंसर कर पाओगे, प्रोबेबिलिटीज कम हो जाती हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चों अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से बेटर ऑप्शन मिले तो उसे तलाशो। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं बच्चों, जब भी आप एग्जाम्पल्स हैं, क्लासिफिकेशन हो, मॉर्फोलॉजी हो, आपको पता है उसमें एग्जाम्पल्स आते हैं, इकोलॉजी है उसमें ईयर पूछे जाते हैं, तो आप पहले से ही अपने नोट्स में, अपने खाली पेपर्स पर उनके एग्जाम्पल्स, उनके मेजर एग्जाम्पल्स जो हैं वो पेपर पे लिखिए। ठीक है, अपने जो रूम्स हैं आपके जहां पर आप पढ़ाई करते हो, उनमें वार्डरोब्स पे, उसके दरवाजे पर बिल्कुल चिपका दीजिए। क्या फर्क पड़ रहा है, रूम खराब होना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, हमको चीजें याद रखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय।
तो अगर आपने एग्जाम्पल्स, टीचर का वेट मत कीजिए कि वो जब चीजें एग्जाम्पल्स हमको बताएंगे तब हम पढ़ेंगे, तब तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन आप बाकी स्टूडेंट से आगे कब निकलोगे? जब आप प्रोएक्टिव होगे, जब आप पहले से ही तैयार रहोगे। तो क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स की तैयारी आपको पहले से ही करनी है, रोज पढ़ना है। एक सिंपल सी बात है बच्चों, आज से मान लीजिए, जिस आज से ही अगर आप एग्जाम्पल्स पढ़ने लग गए हो, आप क्लासिफिकेशन पढ़ने लग गए हो, तो आज से लेकर नीट 2021 तक रोज पढ़ो, है ना? आप चीजें कब नहीं भूलोगे? जब उसको बार बार पढ़ोगे। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे, जितना ज्यादा बार उसको देखोगे, वही तो करना है। हर दिन एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स आपने पेपर पर रखकर चिपका रखे हैं दरवाजे पर, या अपने अलमीरा पर, या अपने वार्डरोब्स पर, तो दिन में आप रूम में 10 से बार या 20 बार अंदर बाहर होते होगे। 10 से 20 बार आपके एग्जाम्पल्स आप नोइंगली अननोइंगली आपकी आईज और आपका ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है उसको। तो अगर दिन में आप 10 बार भी एग्जाम्पल्स देख रहे हो, तो 200 दिनों में कितनी बार देख लोगे? वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। तो तरीका, सिलेबस तो वही है ना बच्चों, क्लासिफिकेशन तो वही है, क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल्स तो वही हैं एनसीईआरटी के, थोड़े से एडिशनल एग्जाम्पल्स भी हैं। तो जब सिलेबस वही है, एग्जाम्पल्स वही हैं, तो उनको याद करने का तरीका ही बदलना है। एक खाली बॉक्स बनाओ, जो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रैंडमली आते हैं उनको आप अपने बॉक्स में डाल दो, और खुद ही को चैलेंज करो कि यार ये एग्जाम्पल प्लांट था या एनिमल, प्लांट है तो एल्गी है या ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट है तो मॉसेस हैं या इस तरह से अपने आप को चैलेंज करो। क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप पर ही सवाल बनाओ। लोगों से कंपेयर नहीं करना हमको, लेकिन अपने आप को तो बेहतर बनाना है ना। तो अपने आप को बेहतर बनाने से अपने आप से ही जूझो, है ना? अपने आप को ही क्वेश्चन करो, अपने आप को ही चैलेंज करो, उससे और निखार आएगा, उससे और बेहतर बनोगे। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों अपने स्टूडेंट्स को, जो आपकी लाइफ की जर्नी है ना, जैसा आपका लाइफ की जर्नी है वैसे ही आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन है। क्योंकि आपकी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशंस में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स शामिल हैं जो आपके जीवन में भी काम आएंगे। ईमानदारी, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो वो ईमानदारी से मेहनत आपको जीवन में भी जरूर योगदान देगी, जीवन में भी आपको बहुत मदद करेगी। ठीक है, डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन हो तो यहां पर क्या एग्जाम्स की प्रेपरेशन के आगे जीवन में भी आपको बहुत मदद करेगा वो डिसिप्लिन। ठीक है, डेडिकेशन यहां पर भी मदद करेगी, आपके जीवन में भी मदद करेगी। इंटेग्रिटी, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं बच्चों, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी आवश्यकता आपको एंट्रेंस एग्जाम में पड़ती है। और अगर आपने वो खूबियां अपने एंट्रेंस एग्जाम में दिखा दी, तो वो सारी खूबियां आपको जीवन भर मदद करेंगी, जीवन भर में आपको इतना स्ट्रांग, इतनी स्ट्रेंथ आपको देगी बच्चों कि आप खुश रहोगे और आप सफल होगे। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम कह रहे थे। आप अपना एग्जाम्पल्स के फ्लो चार्ट्स बना के रखो, एग्जाम्पल्स के जो पेपर पे लिख के रखो और उनको आसपास रखो, ताकि हर बार दिन में 10, 20, 25 बार उसको पढ़ सको। डेली रोज एग्जाम्पल्स पढ़ो, रीडिंग मार लो उनकी। सुबह सुबह खुली हवा में उठकर 6 बजे 7 बजे टहल रहे हो, आप छत पे टहल रहे हो या पार्क में टहल रहे हो, तो पेपर पास में रखो, एग्जाम्पल्स की रीडिंग मारो इस तरह से। और ये रोज करो बच्चों, ये रोज करना है, क्योंकि आप रोज करोगे तो फिर क्लासिफिकेशन के सवाल गलत नहीं हो सकते, एग्जाम्पल्स से आने वाले सवाल गलत नहीं हो सकते, है ना बच्चों? तो ये अप्रोच जो है वो बायोलॉजी के लिए अप्लाई करनी है। फिर फाइनली देखो बच्चों, फाइनली ये है कि ये जो कंपटीशन है ना, भले ही वो नीट हो, एम्स हो या कोई भी और कंपटीशन एग्जाम्स हो, कंपटीशन एग्जाम्स का बच्चों एक डिसएडवांटेज है जो मुझे हमेशा लगता है। वो डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि वो दो ऐसी चीजें आपके शरीर में क्रिएट कर देता है जिसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो है बच्चों एक तो तनाव, प्रेशर, और है डर, फेयर, है ना? प्रेशर और फेयर, ये तनाव और डर जो है ना, वो ही प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तनाव या प्रेशर इसलिए डालता है क्योंकि वो आपको एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल देता है आपके ऊपर कि भाई मुझे सेलेक्ट ही होना है, मेरे घर वाले चाहते हैं कि सेलेक्ट हो जाऊं, मेरे रिश्तेदार चाहते हैं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं खुद चाहता हूं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो आप अपने ऊपर अनड्यू एक तनाव, एक प्रेशर डाल रहे हो अपने ऊपर,
और उस प्रेशर में जो आपकी परफॉर्मेंस है ना वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। दूसरा एक नंबर लाने की होड़ है, जल्दी नंबर लाने की, ज्यादा नंबर लाने की, पहले करने की, पहले आने की। तो इसमें जो है ना बच्चों, इसमें जो मजा है, जो सब्जेक्ट के प्रति जो पैशन है आपका, जो सब्जेक्ट के प्रति लव है, जो प्रेम है सब्जेक्ट के प्रति, वो कहीं ना कहीं निचोड़ के निकल जाता है। क्योंकि फिर उस प्यार, उस अफेक्शन का जगह जो है ना वो डर ले लेता है कि नहीं यार, अब डर के मुझे संडे को एग्जाम है तो मुझे तो फ्राइडे सैटरडे पढ़ना है और नंबर लाने हैं। तो जो इंट्रीग है, जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है बच्चों, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जाती है। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको तो इंजॉय करना है भाई, सीखना है, समझना है, जानना है, नंबरों की फिक्र नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से चीजों को समझ रहे हो, मन लगाकर अच्छा फील करके चीजों को पढ़ रहे हो, तो नंबर अपने आप आ जाएंगे। काफी बार हम देखते हैं वीडियोस की, हाउ टू स्कोर सर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, 360 में से 360 कैसे लाएं सर, 85 से 90 क्वेश्चंस कैसे सही करें सर। अरे क्यों? आप नंबर लाने के लिए थोड़ी बने हो यार, आप तो चीजों को समझने के लिए बने हो, चीजों को पढ़ने के लिए बने हो, चीजों को बेहतर रूप से इंटरप्रेट अप्लाई करने के लिए, अनुप्रयोग करने के लिए बने हो। तो ये चीजें करो। जब आप चीजों को समझोगे, जानोगे, पढ़ोगे, उसको अप्लाई करोगे, तो ये अपने आप आ जाएंगे। नंबर तो केवल एक बाय प्रोडक्ट है भाई। जब आप चीजों को सीख लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो नंबर तो झक मार के अच्छे आ जाएंगे। लेकिन नंबरों की ही सोचते रहोगे, नंबरों का ही सिस्टम बनाते रहोगे कि 360 कैसे लाऊं सर, 350 कैसे लाऊं, 340 कैसे लाऊं, तो सिर्फ तनाव और डर पैदा करोगे। लेकिन अगर बायोलॉजी में ह्यूमन सिस्टम कैसे काम कर रहा है सर वो समझेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट्स कैसे काम करते हैं वो समझना है, जेनेटिक्स में सर कैसे इनहेरिटेंस होता है वो समझना है, समझ लोगे, पढ़ लोगे, एंजॉय करोगे, तो नंबर अपने आप आएंगे बच्चों। तो इसी अप्रोच से, इसी तरीके से मजे लेकर, एंजॉय करके, रिलैक्स रहकर चीजों को पढ़ना है, ईमानदारी के साथ। ऑनेस्टी, बिल्कुल बच्चों, ऑनेस्टी एक ऐसा वर्च्यू है जो आपको रखना है जीवन में, एंट्रेंस की तैयारी करते वक्त भी और आगे भी। और इसी तरह से बच्चों मेहनत करते रहोगे तो बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत आगे तक जाओगे और सफल और खुश रहोगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। टाइम टू टाइम हम लोग YouTube पर आकर आपको कुछ टिप्स और सजेशन जरूर देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।